हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू प्ले लर्न ग्रो वन। आज हम करने जा रहे हैं भारत आयरलैंड, जो आपकी फर्स्ट पोम है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। और कुछ बैक एक्सरसाइज मैं करा चुकी हूँ जो कि मैं उसमें अपडेट कर चुकी हूँ। और जो फर्स्ट चैप्टर है आपका हाउ आई टॉट टू माई ग्रैंड मदर, ये मैंने करा दिया है। तो आप NCERT क्लास नाइन्थ कावेरी के प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। What is the impact of the refrain she is peerless, let's praise her? तो यहाँ पर जो है she is peerless का मतलब है अतुलनीय, इनकम्पैरेबल। ठीक है, कि मतलब अब हमें यहाँ पर भारत की तुलना, मतलब भारत की प्रशंसा की गई है, भारत की प्रशंसा करते हैं हम। तो अब यहाँ पर भारत को हमें बहुत ही ज़्यादा बताया गया है, बहुत ही सुंदर बताया गया है, बहुत ही महान बताया गया है, बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। तो यहाँ पर जो अब हमें बताया गया है, हमें उसकी प्रशंसा करनी है। ओके, तो अब हम प्रशंसा करते हैं इस तरीके से। इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड एडमायरेशन फॉर द कंट्री दैट इज इंडिया, एम्फसाइजेस दैट द नेशन इज यूनिक एंड इनकम्पैरेबल, कि उनकी तुलना के अतुलनीय है। In short, the refrain highlights the greatness of the nation and builds a patriotic mood. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Complete the following sentence appropriately. India is metaphorically described as this sunny golden land, suggesting that it is. इंडिया इज मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली होता है किसी चीज़ के लक्षणीय गुण को डिस्क्राइब करना, कि ये धरती जो है सुनहरी धरती है, सुनहरी भूमि है। ओके, तो इसके लिए हमें इस तरीके से आंसर लिखना है, सजेस्टिंग दैट इट इज़ अ कंट्री ब्लेस्ड विद एबिडेंट नेचुरल ब्यूटी, वार्मथ एंड इमेंस प्रॉस्पेरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द पोएट यूजेस सिंबलिज्म, मैच द सिंबलाइज इन कॉलम 1 टू व्हाट दे सजेस्ट इन कॉलम 2। हिमवंत, हिमवंत क्या है, अब इसकी मैचिंग करनी है हमें। इस तरीके से आंसर्स क्वेश्चंस और गिवन है। अब हमें मैचिंग करनी है। हिमवंत क्या है, स्ट्रेंथ एंड परमानेंस, क्योंकि वो क्या है, हिमवंत का मीनिंग यहाँ पर स्ट्रेंथ, ताकत, शक्तिशाली। अब गंगा क्या है, गंगा रिवर क्या है, हमारी प्योरिटी एंड जनरसिटी के लिए फेमस है। ओके, उपनिषद जो है वो क्या है, स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल लीगेसी है हमारी। गैलेंट वॉरियर्स एंड सेजिस, तो गैलेंट वॉरियर्स क्या है, जो हमारे मतलब हमारी धरती को पवित्र किया है, करेज एंड विजडम। ब्रह्म नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा, बुद्धास धर्म के लिए नॉलेज एंड एनलाइटमेंट। ओके, सनी गोल्डन लैंड का मतलब क्या है, रिचनेस एंड ग्लोरी। ओके, तो ये हमारे सारे हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। द पोएट यूजेस इमेजनरी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट vivid mental pictures that appeal to the senses. Give any 2 examples from the poem. अब हमें यहाँ पर 2 पोम में से एग्जाम्पल्स देने हैं। इमेजनरी, जो आपके माइंड में इमेजनरी इमेज बनी है उसको डिस्क्राइब करना है आपको अपनी लैंग्वेज में। अलग अलग पिक्चर्स जो आपके मेंटल मतलब दिमाग में जो भी पिक्चर्स आपके समझ में आई है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं पोएम में से। अब द माइटी हिमवंत इज आर्स, ये क्या शो कर रहा है, इट शोज अ पिक्चर ऑफ द टॉल एंड पावरफुल हिमालयाज, मेकिंग अस फील देयर ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ। उसकी ताकत और उसकी हाइट हमारी क्या कर रही है, हमारे माइंड में ये इमेज बनती है जब हम किसी चीज़ को शक्तिशाली बताते हैं, पावरफुल बता। दिस सन्नी गोल्डन लैंड इज आर्स, ये धरती हमारी, सुनहरी धरती हमारी। इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ अ ब्राइट ब्यूटीफुल एंड रिच कंट्री। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द यूज ऑफ हाइफन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आर ट्रू। कि क्या ये जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो दे रखा है हाइफन, उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है। तो पहले हम इनको पढ़ लेते हैं नीचे कि कौन सा सही है। तो देखिए ये दे रखा है फर्स्ट पैराग्राफ में, द माइटी हिमवंत इज आर्स, आर्स के आगे हाइफन है। द जनरस गंगा इज आर्स, ओके, द सैक्रेड उपनिषद आर्स, दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स,
ये सनी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में हर जगह पर हाइफन है, तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है हाइफन का फर्स्ट स्टैंजा में, उसका कौन सा ट्रू है वो बताना है। तो हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्रिएट्स डेलिब्रेट पोजेस टू रेनफोर्स द सेंसेस ऑफ एडमायरेशन एंड प्राइड, कि मतलब प्रशंसा और गर्व की भावना को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ दिखाने के लिए लगाया गया है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एम्फेसाइज द कंट्रास्ट बिटवीन इंडियाज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो इंडिया की ताकत और कमजोरियों को बताने के लिए, जोर देने के लिए लगाया गया है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो इसके आगे हम लिख देंगे फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हाइफन यहाँ पर वीकनेस बताने के लिए नहीं था। ओके, थर्ड ऑप्शन है लेंड्स टू द लिरिकल क्वालिटी गिविंग इट अ मेजर चैंट लाइक रिद्म, कि मतलब हाई लिरिकल क्वालिटी को बढ़ाता है यहाँ पर हाइफन जो है, और एक चैंट लाइक रिद्म, चैंट लाइक मतलब मंत्र उच्चारण, जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं उसमें मंत्र उच्चारण के लिए, तो ये ट्रू है, ये जो है स्टेटमेंट ये ट्रू रहेगी। ओके, क्योंकि ये रियल में इसीलिए लगाया गया था हाइफन। ओके, तो यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। फोर्थ है सजेस्ट हेजिटेशन एंड और अनसर्टेनिटी इन द पोर्ट्स क्लेम्स अबाउट इंडिया, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हाइफन है वो यूज़ किया गया है कि पोएट जो है वो हेजिटेट हो रहा है, अनसर्टेनिटी बता रहा है, क्लेम कर रहा है इंडिया के बारे में, इसलिए हेजिटेट हो रहा है, तो इसलिए हाइफन दिया है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंट्स अ की एलिमेंट of India's greatness before the hyphen and makes a strong assertion about its uniqueness after the hyphen, तो यहाँ पर बताया गया है कि हाइफन से जो पहले है वो भारत की महानता को बताया जा रहा है, और हाइफन के बाद जो है उसकी विशेषता को दर्शा रहे हैं। तो हम देखते हैं पैराग्राफ में, द माइटी हिमवंत इज आर्स, तो हाइफन से पहले रियल में उसकी प्रशंसा की गई है, और फिर उसके बाद उसकी यूनिकनेस को बताया गया है कि वो कैसे यूनिक है, उसकी कैसे तारीफ़ की गई है। देयर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी क्योंकि ये रियल में यही बताया गया है। ओके, तो पोएम में पोएट ने यही चीज़ दर्शाई है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट यूजेस हाइपरबोल इन द पोम, हाइपरबोल होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि बहुत बढ़ चढ़कर बोलना किसी चीज़ को। अब हाइपरबोली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम exaggeration to highlight a point or create a dramatic effect. It is not meant to be taken literally, but it used to make something sound more impressive or intense. मतलब हाइपरबोली जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो एक वो फिगर है, मतलब बोलने का कह सकते हो कि हम बोलते हैं उस तरीके से कि ड्रामेटिक इफ़ेक्ट बनाकर या किसी पॉइंट को हाईलाइट करना हो तब। जैसे कि हम बोल देते हैं कहीं जाना हो तो हमारा मतलब मेरा बैग 100 किलो का है, मतलब इसका मतलब क्या है, बहुत भारी है ना। तो ये इम्प्रेसिव बनाया है मैंने, इंटेंस मतलब कि उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तो इसलिए उसको, अब जैसे माई लगेज वेज अ टन, मेरे लगेज का वेट जो है वो टन है, 1 टन है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी लगेज का टन जो है 1 टन होगा? अगर आप विज़िट करने जा रहे हो, आप सिर्फ एक ट्रैवल कर रहे हो, तो कहीं आप लेके जाओगे 1 टन? नहीं। शी वॉज सो हैप्पी, वह बहुत खुश थी, दैट हर स्माइल वॉज अ माइल वाइड, इसलिए उसकी स्माइल माइल वाइड थी, बहुत चौड़ी थी, माइल 1 माइल के जितनी चौड़ी थी। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए, एक ड्रामेटिक सीन बनाने के लिए, इफ़ेक्ट बताने के लिए मतलब हाइपरबोली यहाँ पर यूज़ किया गया है। हाइपरबोली मैंने आपको बता दिया है, जो हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं उसे इंग्लिश में हाइपरबोली बोलते हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना। ओके, तो उसको ड्रामेटिकली हम उसको बनाते हैं। जैसे हम कई बार कह देते हैं घर पे भी, मैंने तुम्हें ये 100 बार समझाया, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि वो रियल में 100 बार नहीं समझाते हैं, लेकिन
वो इसलिए बोलते हैं कि बार बार समझाया गया है इसलिए बोला गया है, तो वहाँ पर अपनी बात पर जोर दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। द पोम इज़ एन ओड। ओड का मीनिंग होता है प्रशंसा, किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा, किसी भी वस्तु की प्रशंसा। हम यहाँ पर ओड का मीनिंग होता है प्रशंसा किसी चीज़ की। तो हम इस बॉक्स में पढ़ लेते हैं क्या है, क्योंकि यहाँ पर कवि जो है प्रशंसा करते हैं। आपने पोम पढ़ी है। एन ओड इज़ अ लिरिकल पोम दैट एक्सप्रेसेस डीप एडमायरेशन, प्रेज और रिवरेंस फॉर अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। यहाँ पर प्रशंसा की गई एक लिरिकल, मतलब कि एक गाया गया है पोम की लिरिक्स में एक व्यक्ति, स्थान, चीज़, किसी भी वस्तु या किसी भी विचार के बारे में डीप एडमिरेशन, गहरी प्रशंसा, स्तुति और या श्रद्धा व्यक्त करती है, मतलब रिप्रेजेंट करती है। ओके। इट इज़ ऑफन रिटन इन एन एलिवेटेड and formal style, celebrating the subject with enthusiasm and emotion। कहने का अर्थ है कि ये जो पोम है ये एक उच्च कोटि और फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। इस तरीके की जो पोम होती है उसको, जो इस तरीके की पोम होती है उसमें जो है सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट है जो करता है उसको बहुत ही इमोशंस और उत्साह और भावनाओं की भरपूर तरीके से दिखाया जाता है, भरपूर मात्रा में दिखाया जाता है। एन ओड इज लैंग्वेज इज ऑफन ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव एंड इट सीक्स टू हाईलाइट द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। ये जो ओड पोम होती है, इस तरीके की जो पोम होती है प्रशंसा वाली, वो अक्सर बहुत ही महान और एक्सप्रेसिव होती है। ये हाईलाइट करती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटीज़ को किसी भी चीज़ की। ओके। तो ये जो 9th क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पर है आपका। इसका यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जो इसी क्वेश्चन का आगे दे रखा है इन्होंने कि इसको आप बताइए। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि दिस सनी गोल्डन लैंड इज़ आर्स। ये हमें मतलब शो करता है लव प्रेज फॉर द कंट्री, माइटी हिमालयन इज़ आर्स। तो यहाँ पर ये बता रहा है एडमायर्स द ग्रेटनेस ऑफ द हिमालयाज, आर रिवर्स आर फुल ऑफ लाइफ एंड ग्रेस, प्रेजेज द ब्यूटी ऑफ रिवर्स। ये लाइन जो है हमारी एक्सप्रेस कर रही हैं। तो यहाँ पर जो आपका इस क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ था, नाउ आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोम दैट कॉरस्पॉन्ड टू इट बीइंग एन ओड, कि आपको ये बताना है कि ये कैसे उस मतलब ओड है, ये एक लिरिकल पोएम है कि इसे हम कैसे गा सकते हैं। ओके। तो ये आपको आंसर लिखना है।